अब देशवासियों को ये लग रहा है कि हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री तो काफ़ी हैं, वो चाइना से भी निमट लेंगे, वो पाकिस्तान से भी निमट लेंगे, वो नेपाल से भी निमट लेंगे, वो सब से निमट लेंगे। आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं इकराम, हमारे साथ हैं हाफिज़ गुलाम सरवर। दो अहम घटनाओं पर बात करेंगे। पहली जो आज घटी है और एक जो कल हुई थी। पहली तो यह है कि आज हमारे 2 जवान और एक विंग कमांडर शहीद हुए हैं चाइना और भारत के बॉर्डर पर, यानी कि लद्दाख पर। आपको पता ही है पिछले काफ़ी दिनों से लगातार वहाँ पर विवाद चल रहा है बॉर्डर को लेकर। मीडिया रिपोर्ट्स कुछ बताते हैं कि चाइना की जो सेना है वो भारत के अंदर तक, काफ़ी अंदर तक आ गई थी, उसके बाद वो पीछे हट गई। कितनी पीछे हटी और कितनी आगे आई हैं ये अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है। कुछ चैनल जो है वाहवाही कर रहे हैं सरकार की, तो कुछ हैं क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि चाइना की सेना काफ़ी अंदर आ गई थी। लेकिन आज जब ये जवान शहीद हो गए, और ये ऐसी घटना है जो 45 साल बाद विवाद हुआ है और जिसमें जान गई है हमारे जवानों की, लगभग 45 साल बाद 2 जवान शहीद हो गए और एक सैनिक। लेकिन कल एक चीज़ और हुई थी, एक और कंपनी को भारत का टेंडर दिया गया है। क्या था वो टेंडर, मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली से मेरठ तक एक रैपिड मेट्रो बननी है। आपको पता ही है काफ़ी दिनों से उसकी चर्चा चल रही थी, लेकिन उसका टेंडर अब पास हो चुका है। उसके पीछे एक टनल भी आ रहा था। टनल यानी कि एक सुरंग बनने वाली थी जो आपके अशोक नगर से लेकर साहिबाबाद तक, यानी गाज़ियाबाद का एरिया जो यूपी में पड़ता है, तो वहाँ तक बननी थी। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो दिया गया है चीन की मल्टीनेशनल सिविल कंस्ट्रक्शन फर्म संघाई टनल, इसको ये दिया गया। और ये जो दिया गया 1126 करोड़ का, तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। यानी कि चाइना एक तरफ हमारे जवानों की जान ले रहा है और दूसरी तरफ हम उसे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। तो ये हालात हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसे किस तरह से देख रहे हैं उनसे चर्चा करते हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस चीज़ को? भारत के लोगों के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है। चिंता का विषय सिर्फ ये नहीं है कि हमारे राजनेता भारत के लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। चिंता का विषय उससे ज़्यादा ये है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया, जिसके कंधे पर यह जिम्मेदारी है कि आप देशवासियों को वास्तविक जानकारी जो है, सच्ची घटना है, वो बताइए, ताकि देशवासियों का भी जो अपना कर्तव्य है मौलिक और संवैधानिक, उसके लिए वो अपने आप को तैयार करें। अब देशवासियों को ये लग रहा है कि हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री तो काफ़ी हैं, वो चाइना से भी निमट लेंगे, वो पाकिस्तान से भी निमट लेंगे, वो नेपाल से भी निमट लेंगे, वो सब से निमट लेंगे। तो साहब ऐसा दिख तो रहा नहीं। अब आपने अभी प्रश्न किया, मैंने भी देखा ज्ञान, 1975 के बाद से आज ये पहली घटना है कि चाइना के द्वारा, पाकिस्तान तो हमेशा सीज फायर करता रहता था, पाकिस्तान का तो लतखोर मामला है, वो तो चलता रहता है। 2 लाख इधर से लगा, फिर शांत हुआ, फिर कुछ न कुछ करने लगा, फिर हमारी फौज कार्रवाई करती है, फिर वो शांत हो जाता, ऐसा वो चलता रहता है। हालांकि परेशानी तो मुस्तकिल वहां भी है, बॉर्डर पर शांति तो है नहीं, शांति स्थापित नहीं हुआ। अब इस बीच में मैं आगे बात बताऊं, एक बात बता देता हूं कि इसी सरकार ने, जो मोदी जी का पार्ट 1 था, तब राजनाथ सिंह जी ने ये बयान दिया था कि पूरे बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा, दीवार बना दी जाएगी। यदि जो भी LOC है और LAC है, अगर उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानकर 2-4 इंच आगे या पीछे कंप्रोमाइज वाले मूड में आकर अगर दीवार खींच दी जाती, क्योंकि वो दृश्य पूरे भारत के लोगों ने देखा। अभी जो लद्दाख में हाथापाई जब हो रही थी पिछले दिनों, तो मैं भी देखा कि वहां तो कोई सीमा दिख ही नहीं रहा। धरातल पर आप जाएं तो आपको लगेगा कहां पे भारत का सीमा समाप्त होता है और कहां चाइना शुरू होता है। ये पहाड़ों के ठेहे से आइडिया लगता है और झंडा गाड़ने से पता चलता। यानी LAC जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल, असल में जो कंट्रोल होना चाहिए वो स्पष्ट नहीं है। तो ये भी सरकार की मैंने पॉलिसियों का फेल्योर कहा जाएगा कि आपने कहा था मैं ये कर दूंगा, दीवार खींच दूंगा, फला नहीं हुआ। न पाकिस्तान से आपका क्लियर हो पा रहा और न चाइना से। 1975 के बाद ये पहली घटना है कि चाइना से मुठभेड़ होता है और हमारे फौजी शहीद होते हैं। और मैं समझता हूं इसी तरह की घटना नेपाल के साथ भी, ये भी ऐतिहासिक घटना, अभी कुछ 4-5 दिन पहले, ये कोई छोटी घटना नहीं है साहब। हम शब्दों में कुछ भी कह दें, नेपाल ये है वो है, लेकिन घटना तो घट गई ना साहब।
आपके लोग मारे गए। आपको याद मैं कराऊं, कर्नल कज़ाफी का नाम हुआ करता था एक जमाने में, लीबिया के राष्ट्रपति थे और वो कर्नल भी थे। अमेरिकी नागरिकों की हत्या के आरोप में अमेरिका ने आक्रमण कर दिया था, जंग हो गया मुल्कों में, और आपके नागरिक को मारा जा रहा है, नेपाल जैसे देश के द्वारा मारा जा रहा। जंग तो बहुत दूर की बात। आप एक सही जो विदेश नीति का एक पार्ट है कि दबाव बनाने का, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने में भी आप विफल हो रहे हैं। आप ये बताइए कि कैसे आपने नेपाल पर क्या दबाव बनाया? नहीं देखिए, 4 दिन पहले घटना हो जाती है और अब ये घटना हो आज ये घटना बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ये मैं कह रहा हूं, आज की जो घटना है ये तो बहुत ही दुखद घटना है और चिंता का विषय इसलिए है कि एक तरफ आप आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप चाइना के सामग्री के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, और आज नहीं कर रहे हैं। पूरी सरकार आपकी यही तथाकथित शब्दों को पब्लिक में फैलाकर स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी जागरण मंच इनके पार्टी के द्वारा संचालित एक संगठन है, एक अंग है, स्वदेशी जागरण मंच, आरएसएस की एक शाखा, जी शाखा है। और उसने सामग्री जलाई, हवन किया, होलिका जला दी चाइनीज सामानों की। लेकिन आज भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 56 इंच के सीना रखने वाले और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाने वाले प्रधानमंत्री, और जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना को इन्वॉल्व करेंगे, आप अपने सौंदर्यीकरण में, सड़कों के निर्माण में, रेलवे के निर्माण में, मेट्रो के निर्माण में या एयरपोर्ट के निर्माण में चाइना को इन्वॉल्व करेंगे। इसका मतलब है कि आपके पास अभी भी कोई माने व्यवस्थित सिस्टम नहीं है, और कहीं ना कहीं देश को आप मूर्ख बना रहे हैं। देश को इसलिए मूर्ख बना रहे हैं, एक दिन पहले चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, दूसरी दिन चाइना हमारे सैनिकों की जान ले रहा है। कल की घटना है जो आपने बताया अभी, ये कल की घटना कि वो जो टनल बन रहा है, जो न्यू अशोक विहार से साहिबाबाद तक जाएगा, 5.6 किलोमीटर का वो टनल है, और उसके बनाने की जिम्मेदारी शंघाई को दिया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन कंपनी को, जबकि इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनियां। क्या कारण है, क्या मजबूरी है आपकी? ये तो देशवासियों को जानना चाहिए ना, और पूछना भी चाहिए सरकार से, और मीडिया नहीं दिखाएगी। अब इस बात को मीडिया दबाएगी, जिसको गोदी मीडिया हम लोग कहते हैं। पूरी दुनिया जान गई, इस शब्द भी तब ऐसा हो गया कि कॉमन शब्द हो गया। लेकिन गोदी मीडिया का मतलब है किसी के गोद में वो बैठा हुआ है और वहीं से संचालित होता है, जबकि इस समय ये चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो या प्रिंट मीडिया हो, उसको इन बातों को हाईलाइट करना चाहिए ताकि जनता समझ जाए कि यार सरकार गलत कर रही है, और सरकार गलत कर रही है। कल आपने एक कॉन्टेक्ट दिया, आपके संबंध मधुर हो जाने चाहिए। आप सुशांत सिंह दिखा रहे हैं 2 दिन से, ठीक है, किसी की जान गई, गलत क्या, लेकिन एक चाइनीज बहिष्कार के नाम पे आप चाइनीज को कॉन्टैक्ट दिखाए, खबर दबा दी। और आज इतना बड़ा मुद्दा हो गया, फिर से डूब जाएगी खबर। 2 बातें होती है, एक होता है कि चलिए टेंशन है, अब हमने स्थिति को सामान्य कर लिया, हमारे व्यापारिक संबंध हो गए, तो कोई बात नहीं, हमने उनकी कंपनी यहां आ जाए, उनकी। अभी पिछले दिनों टीवी पर महीनों ये बहस हुई, चाइना को तो हमने बर्बाद कर दिया, वहां की सारी कंपनियां, 50 कंपनियां भारत आ रही हैं, वहां से बोरिया बिस्तर समेट चुकी हैं। आ चुके हैं, हमने खबर की है, आपने भी खबर की है, सारे चैनल में चला ये मामला कि 50 कंपनियां वहां से आ गई, वहां बोरिया बिस्तर समेट दिया, चीन में तो कुछ है ही नहीं, उसको तो डूब जाएगा, अब सब भारत में होगा। तो वो 50 कंपनियां कहां आई, किस जगह आई, कहां लगाएंगी, उनका प्लांट कहां पे लगेगा? ये नहीं बताया कि वो 50 की 50 चाइनीज कंपनी है जो यहाँ के बिजनेस कर रही है। अब देखिए वो बात है अब खुली कल कि वो चाइनीज कंपनी है, वो कहीं और की कंपनी नहीं थी, और वो 50 यहाँ आ गई है और उसका बिजनेस शुरू हो गया। उसमें पहला एग्जांपल देख लीजिए। देशवासियों को ये बात बिल्कुल नजर में रखनी चाहिए और खूब ध्यान से सुनिए। न्यू अशोक नगर दिल्ली का एक मशहूर मेट्रो स्टेशन है, वहां से जो मेरठ के लिए एक कॉरिडोर बन रहा मेट्रो, रैपिड मेट्रो, उस रैपिड मेट्रो में जो टनल 5.6 किलोमीटर का बनने वाला है, प्रस्तावित है साहिबाबाद तक, उसका ठेका जो है वो शंघाई कंपनी को दिया गया है। 1126 करोड़ का ठेका,
अगर 20% भी वो कमाएगा तो वो चीन ले जाएगा। अगर भारत की कंपनी होती तो वो 20% जो उसकी शुद्ध यानी शुद्ध लाभ जो कंपनी का होता वो भी यहीं रहता, तो कहीं ना कहीं बैंकों को, सरकारों को, लोगों को उसका लाभ मिलता। अब भक्त इसको भी सुनकर कहेंगे कि नहीं आप लोग जो है खामखा सरकार को बदनाम करते हैं। और भक्त की बात तो भक्त केवल आम भक्त नहीं, खास भक्त जो मीडिया बनी हुई है वो भी इस इशू को दबा देगी। तो ये देखिए देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। ये जो घटना आज घटी है ये कोई छोटी घटना नहीं घटी है, बात समझिए, इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा। हमारे जवान भी आखिर उनके बदन में खून नहीं है, उनके अंदर देश का प्रेम नहीं है, और वो अपनी नजरों के सामने भारत दिन पहले एक पत्रकार कह रहा था कि चाइना के परिवार, सैनिकों के परिवार नहीं होते तो क्या वो हमारे परिवार को उजाड़ेंगे। अभी आपने देखा होगा एक पत्रकार हमारे जी। तो मैं यही कह रहा हूं, हमारे जो सैनिक वहां खड़े हैं उनके पास देश प्रेम नहीं है क्या? वो अपने सामने चाइना के सेना को का तांडव और नंगा नाच देखते रहेंगे और वो मतलब मार खा लेंगे और मारेंगे नहीं, अटैक नहीं करेंगे। सरकार की गलत पॉलिसी है। आपने भाषण सुना था प्रधानमंत्री का, हमने सैनिकों के हाथ खोल दिए। किसके लिए खोले आपने? आदिवासियों के लिए, देशवासियों के लिए। आपने नक्सलवाद के नाम पर सैकड़ों आदिवासियों को पिटवाया, मरवाया और जेल में बंद करवाया, जिन्हें आप अर्बन नक्सल का आपने नाम दे दिया। और उन्हीं माओवादियों को ट्रैक्टर सप्लाई कर रहे हैं बीजेपी के नेता। मैं 5 दिन पहले मैं बता रहा हूं। और आपने उस सेना के उस हथियार का रुख जो चाइना की तरफ होना चाहिए, जो पाकिस्तान की तरफ होना चाहिए, जो नेपाल की तरफ होना चाहिए, श्रीलंका और बांग्लादेश यानी बॉर्डर की रक्षा के लिए, उन सैनिकों को आपने सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट वालों को पीटने में लगा दिया। उन सैनिकों को यूनिवर्सिटियों की सुरक्षा में लगा दिया कि यहां कोई बच्चे जो है देश से संबंधित कोई बातें न करें। देश विरोधी कर सकते हैं, धर्म और जाति का नाम लगाकर तांडव कर सकते हैं। जेएनयू में सारी घटना घट गई, लेकिन देश के प्रति, समाज के प्रति, गरीबों माने गरीबी से आजादी, सामंतवाद से आजादी, ये शब्द अगर कोई बोल दिया तो उसको ये कहते हैं अच्छा तुम्हें आजादी चाहिए। आपको पता है हमारे जिला बेगूसराय में कन्हैया कुमार के बाद, जो कन्हैया कुमार ने ये नारा शुरू किया था, उसके बाद एक जुलूस निकाला जाता है और जुलूस में नारा लगाता है, दे दूंगा मैं तुमको आजादी, कन्हैया तुम्हें भी दूंगा आजादी, खालिद तुम्हें भी दूंगा आजादी, कटुए तुम्हें भी दूंगा आजादी। ये शब्द में रिकॉर्ड पूरे वीडियोज हैं। तो क्या हो रहा देश में साहब? देश के साथ हो रहा कुछ और समझा रहे हैं आप कुछ और। हो तो रहा है वो जिसका विरोध सबको करना चाहिए, लेकिन आप समझा रहे कि नहीं ये सब कुछ ठीक हो रहा है, तुम्हारे हाथ में सत्ता और शासन आएगा। इसलिए देश के उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जो देश प्रेमी है, देश से प्यार करते हैं, उनको अब आवाज। मोदी जी 10 से 12 बार जा चुके हैं चाइना जी, यहाँ भी आ चुके हैं चाइना जी, झूला झूले चुके हैं, साबरमती आश्रम सबको दिखा चुके हैं। उसके बाद भी इतना पानी पर जहाज भी चला चुके हैं। इतनी बार तो पाकिस्तान तो खैर गए नहीं, वो एक बार बिरयानी खाने गए थे जैसा लोग कहते हैं, एक बार ही गए, लेकिन गलती से खुशबू बर्दाश्त नहीं हुआ था तो चले गए थे। लेकिन यहाँ कितना बड़ा फेलियर माने, आज हम अपने जवान खो रहे हैं। देखिए सिर्फ यही नहीं फेलियर है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप मूल्यांकन करें, विदेश नीति में भारत का परम मित्र था रशिया, वो इनसे दूर हो गया, दुर्भाग्य की बात है। जितनी भी बड़ी कंपनियां आप पुरानी भारत में देख रहे हैं वो रशिया की मदद से जवाहरलाल नेहरू ने शुरू के जमाने में किया था। भारत का एक पक्ष था कि हम गुट निरपेक्ष हैं, किसी गुट में हम नहीं हैं। ये गुट निरपेक्ष शब्द का आविष्कार भारत ने किया, ग्रुप बन गया। आप जब गुट निरपेक्ष में थे तो आप अमेरिका के गोद में कैसे चले गए? उस अमेरिका के गोद में जो 1965 के युद्ध में हमारे खिलाफ था, उसके देश में निर्मित हथियार हमारे सैनिकों पर वार कर रही थी, उसके देश से बने हुए हथियार पाकिस्तानियों को दिए जा रहे थे और आर्थिक मदद पाकिस्तानियों को दिए जा रहे थे 65-64 के जंग में। उस अमेरिका से आप दोस्ती कर रहे हैं जो कश्मीर के इशू को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में सबसे बड़ा अगर मुजरिम है तो अमेरिका है। कश्मीर समस्या जो उलझी है, उस उलझाने में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सबसे बड़ा मुजरिम है तो वो अमेरिका है। और रशिया हमेशा इनकी मदद करता रहा, ईरान हमेशा इनका दोस्त रहा, इंडोनेशिया हमेशा भारत का दोस्त रहा, इराक भारत का दोस्त रहा। लेकिन आज क्या कारण है ईरान भारत से दूर हो रहा है? क्या कारण है रशिया भारत से दूर हो रहा है? और आज की स्थिति में भगवान न करे, अल्लाह न करे, ईश्वर न करे कि अगर खुदा न खास्ता भारत और चाइना में कहीं युद्ध होता है
तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप देख लेना, बच के रह गए अगर हम लोग तो रशिया चाइना के साथ खड़ा हो जाएगा, भारत के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि भारत की पॉलिसी इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े होने की बन गई है। और ये पूरी दुनिया में बातें चली गई कि भारत, इजराइल और अमेरिका और ब्रिटेन ये एक गिरोह है। भारत समझ रहा है ये मेरी उपलब्धि है, लेकिन नहीं, ये आपकी उपलब्धि नहीं है। 100 साल पुराने दोस्तों को लात मारेंगे आप, और ये जो विश्वास पात्र है ही नहीं, ये सस्पेक्टेड फ्रेंड्स हैं। अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी पॉलिसी दोस्ती की नहीं है, उसकी पॉलिसी धंधे की है। तो वो बिजनेस के पर्पस से आता है। भारत में उसको एक बाजार नजर आ गया, उसने मोदी जी से दोस्ती कर ली, और मोदी जी को ये लगा कि अब तो मतलब हम नहीं, देखिए ये तो कहा जाता है कि अमेरिका में कोई भी सरकार आए वो अंतर्राष्ट्रीय अपनी पॉलिसी कभी नहीं बदलती, लेकिन हमारे यहाँ सरकार बदलते ही पॉलिसी भी चाहे देश की हो या विदेशी नीतियों बदलने लगती हैं। ये एक बड़ा फेलियर आज साबित हुआ है। आज हमने अपने 2 जवानों को खोया, एक अपने कमांडर को खोया, और ये सवालिया निशान खड़ा कर दिया इस सरकार की भूमिका पर। पिछले काफ़ी दिनों से जो विवाद चल रहा था, आज उसका एक परिणाम हमें देखने को मिला। 4 दिन पहले हमने 1-2 लोगों को और खोया था, अपने नागरिकों को, नेपाल के द्वारा जब फायरिंग हुई। तो ये इतने बड़े सवाल खड़े हो गए कि हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं वो हमसे कितना ज़्यादा अब नफरत करने लगे हैं, और हमारा जो मीडिया दिखाता है वो आप लोगों को पता ही है। एक तरफ हम चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना हमारी जान भी ले रहा है साथ में। तो ये अब इस पर सोचना पड़ेगा, इस पर बात करनी पड़ेगी। देशवासियों से मैं सवाल करना चाहता हूँ, आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट कीजिए, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बताइए कि आखिर इस सरकार का फेलियर क्या है।